देखिए सर, फ्लूइड का अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो इनसे पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी है मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी जब आप समझ में आएगी ना आपको थ्योरी, तो आप जब थ्योरी समझेंगे तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ही हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हम समझते हैं सर। उससे पहले आपको फोर्स ऑफ बाउंसी समझाता हूँ मैं, क्या होता है फोर्स ऑफ बाउंसी, क्या चीज़ है। मतलब ये क्या हुआ, उत्प्लावन बल, क्या कहते हैं उसको, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, या सर इसको आप उत्क्षेप बल भी कहते हैं, उत्क्षेप बल। ठीक है, फोर्स ऑफ बाउंसी। देखते हैं हम दैनिक जीवन में क्या होता है कि द्रव में कोई अगर वस्तु डूबी हुई है ना, आप ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव में कोई वस्तु डूबी हुई है तो वो हल्की महसूस होती है। उसका रीज़न ही यही है। जैसे कुएं में हम एक बाल्टी को डालते हैं तो वो द्रव में जब तक नीचे रहती है तब वो हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, तो वो हल्की प्रतीत क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, इसको जानने के लिए, हल्की प्रतीत होती है ना, आप देखते होंगे नीचे जब ऊपर को लाते हो तो फिर वो भारी होने लग जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न केवल एक ही है, न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड नियम कहता है कि ये बाल्टी जो है ना, ये बाल्टी एक नीचे को बल लगाएगी। ठीक है, अपने भार के कारण, भार जो उसका mg है W बराबर, उसके कारण नीचे को बल लगाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो वाटर है ये भी एक ऊपर को बल लगाता है। वही बल आपका जो B है, वही अपोजिट बल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ना, तो वही बल क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ बाउंसी कहलाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जल में डूबी हुई बाल्टी के भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ बाउंसी हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो उसका जो एक्चुअल भार है और जो ओरिजिनल भार है उसमें आपको अंतर दिखता है। तो भार में कमी का मतलब यही हुआ। तो जो आभासी भार होता है ना वस्तु का, उस केस में ये फोर्स ऑफ बाउंसी, तो ये वो बी तो फोर्स ऑफ बाउंसी हुआ, या उत्क्षेप बल कहते हैं इसको, अपथ्रस्ट भी कहते हैं इसको, उत्प्लावन भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो बी है, आभासी भार जो उसका हो जाएगा, अब जो वस्तु का आभासी भार हो जाएगा ना सर, वो वस्तु का जो आभासी भार होगा वो W डैश से अगर मैं डिनोट करता हूँ, W तो उसका ओरिजिनल वेट है, तो W डैश को अगर हम कहते हैं तो W ओरिजिनल भार माइनस ये B हो जाएगा, ये आभासी भार हो जाएगा। इसी के कारण होना क्या चाहिए था, W होना चाहिए था, माइनस B करोगे तो आभासी, इसलिए हल्की प्रतीत होती है। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, जब आपने कहा कि कुएं में आपने बाल्टी डाली तो खींचते हैं तो बाल्टी क्या होती है, जल के भीतर हल्की प्रतीत होती है, परंतु जब बाल्टी बाहर आएगी तो वो भारी प्रतीत होने लगती है। तो इसका मतलब डूबी, जब वो डूबी अवस्था में होती है तो हल्की प्रतीत होती है। तो उसका रीजन क्या है, यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड नियम, जो अपथ्रस्ट जो लगता है उसके कारण वो हल्की होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब भी कोई भी वस्तु आपका द्रव में डूबी होती है तो द्रव में जो डूबने पे उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो बल कार्य करता है उसका W मतलब उसका जो गुरुत्वीय बल है। ठीक है, गुरुत्वीय बल W जो कि नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा बल कार्य करेगा वस्तु का उत्क्षेप, कह रहे हैं उसको, उत्क्षेप कहते हैं इसको। ये वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा ये बाउंसी B, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, जो कि क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इसका मतलब वस्तु का, द्रव का, जो आपकी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे मैं बाल्टी बता रहा था ना, तो होगा क्या उसमें, ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सुनिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में मैंने इस थ्योरी भी इसीलिए यहीं पे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे वो। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, वस्तु जो है आपकी, वस्तु पर द्रव में परिणामी बल, द्रव के अंदर है, हाँ, द्रव परिणामी बल तो किसके बराबर हो जाएगा, वो W माइनस बी, उसी को तो आभासी बल कहते हैं, जो कि नीचे की ओर लगेगा। W माइनस बी जो कि नीचे की ओर लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो समझा पाएंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखिएगा, ये वही चीज़ है
ये कहता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में या तो पूरी रूप से डूबी हो या आंशिक रूप से डुबाई जाती हो तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उसका रीजन मैंने बताया अभी, उत्प्लावन बल। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जरा इसको हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबी है या आपकी पूरी रूप से डूबी है, तो उसका भार जो होगा वो W बराबर mg होता है। ठीक है, वस्तु के द्रव में डूबे हुए भाग का जो द्रव में जो डूबा हुआ, जैसे ये है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है, द्रव में डूबे हुआ भाग ये है, इसका आयतन हम v मान लेते हैं उसका आयतन कितना है, v है। और द्रव का जो घनत्व है वो क्या है, रो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्ड में लिख रहा हूँ, वस्तु द्वारा हटाया या हटाए गए द्रव का भार। सर बताइए, वस्तु द्वारा जो द्रव हटाया जाएगा उसका भार क्या होगा? जो आयतन है, आयतन मतलब द्रव के अंदर, हाँ, वस्तु का, और जो द्रव का घनत्व है और जो उसका गुरुत्वीकरण है, इसी के बराबर तो होगा। तो आयतन क्या है, v है, और गुरुत्वीकरण रो है, ये g। इतना हो जाएगा वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार कितना है, इतना है। जो यही जो होगा ना, वस्तु के भार में आभासी कमी होगी। ठीक है, यही जो होगी वस्तु के भार में आभासी कमी होगी। अब वस्तु के भार में कमी, जो आभासी कमी होगी, वस्तु के भार में कमी की अगर मैं बात करता हूँ, वस्तु के भार में कमी, ध्यान से समझिए इसको आप, भार में कमी बराबर वो उत्क्षेप बल जो होता है उसी के बराबर होती है, और वो कितना होता है, v रो g के बराबर। यही तो कह रहा हूँ मैं, यही होगा कह रहा हूँ वो। ठीक है, तो जो आभासी भार हमने पढ़ा था अभी W डैश, वस्तु का जो आभासी भार होगा वो क्या होता है, W माइनस बी। बस W क्या होता है, mg। ठीक है, W क्या होता है, mg माइनस ये क्या है आपका, ये v रो g हो जाएगा। ये क्या चीज़ मिल गया आपको, द्रव में डूबी हुई वस्तु का आभासी भार W डैश क्या होगा, हमेशा इतना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये W डैश हो गया, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हम समझ पाए। ठीक है, अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसको। देखिए, एक वस्तु का वायु में भार इतना है, जो कि उसका एक्चुअल भार है, W बराबर mg वाला। ठीक है, जल में पूर्णतः डुबाने पर उसका भार इतना न्यूटन प्राप्त होता है। वस्तु का उत्क्षेप तथा उसके आयतन की गणना कीजिए, मतलब बाउंसी ज्ञात करनी है। W1 मान लेते हैं, W1 इसको मान लेते हैं 50 न्यूटन का, ये W1 है। ठीक है, तो जल में भार कितना है उसका, W2 बराबर इसका भार जो है जल में 20 है। तो बाउंसी, फोर्स ऑफ बाउंसी मतलब उत्क्षेप बल जो होता है वो W1 माइनस W2 होता है। अभी बताया आपको, कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन का। बाउंसी तो निकल गया। ठीक है, और ये उत्क्षेप बल जो होता है ना सर, अभी हमने पढ़ा था, इसीलिए मैं पूरा ढंग से समझा रहा हूँ। उत्क्षेप बल जो होता है B, यही क्या होता है, हटाया गया भार होता है, हटाया गया भार, यही क्या होता है, हटाया गया भार होता है। ठीक है, और हटाया गया भार किसके बराबर बताया था आपके, आयतन गुणा जल का घनत्व गुणा g के बराबर। तो सर यहाँ से ये b होता है ना, b बराबर इतना होता है, तो b तो हम निकाल चुके हैं इतना। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, b अपॉन रो इंटू जी। रख दो वैल्यू, कितना है ये 30b, और रो कितना है 10 की घात 3 जल का घनत्व, और गुणा ये g दिया है 10। तो सॉल्व कर दो इसको, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर क्यूब, ये आयतन आ जाएगा उसका। ठीक है, उसका आयतन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने समझ लिया। अब बात करते हैं सर श्यानता की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्यान बल क्या होता है, श्यानता क्या होती है। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दिया होगा आपने कि यदि स्विमिंग पूल में आप तैरते हैं तो होता क्या है, जिस ओर को आप गति करते हैं ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक बल आरोपित होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से जब हम बर्तन में कोई द्रव रखा है, अगर उसको चलाकर छोड़ दें, मतलब घुमाकर छोड़ दें, जरा देर में वो चलना बंद हो जाता है, छूट के बंद हो जाता है। वो होता है किसके कारण है, घर्षण बल लगता है एक ना अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसका मतलब ये पिक्चर क्यों दिखाया है यहाँ पे, द्रव की जो परतें हैं ना, उन परतों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन में एक बल लगता है अपोजिट, जो वो बल उसको
आगे बढ़ने का आगे बढ़ने से रोकता है, वही बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है सर। ठीक है, उस बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। द्रव जो हैं उनमें श्यानता का गुण मतलब घर्षण बल ही है। जो ठोसों में घर्षण बल होता है ना, द्रव में घर्षण बल को ही आप श्यान बल कहेंगे। तो इसका मतलब द्रव द्वारा आरोपित घर्षण बल का ये जो बल है, इसी को जो द्रव के द्वारा, जब आपकी प्लेट है, द्रव की प्लेट मान लो इनको, द्रव की ये जो प्लेट है मान लो, ये द्रव के ये भाग हैं, अगर ये रिलेटिव मोशन करेंगे तो इनका अपोज जो होगा वही क्या कहलाता है सर? श्यान बल कहलाता है। रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा ना, आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, वो इनके मोशन का विरोध करेगा। यही तो हो रहा था कि जब आपने एक बर्तन में जल को, कोई जल था उसको आप चलाओगे, आप घुमाओगे, जल को घुमाओगे तो वो जरा देर में चलना बंद हो जाता है। उसका लॉजिक ही यही है, एक अपोजिट बल लग रहा होगा। ठीक है, तो वही श्यान बल कहलाता है। द्रव का ऐसा गुण है जिसके कारण द्रव अपनी परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वही तो द्रव का ऐसा गुण, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, आप सुनिएगा। द्रव का एक ऐसा गुण जो जिसके कारण द्रव के में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी परतों के बीच, उसका विरोध अगर हो रहा है तो वही क्या कहलाता है? वो जो विरोध हो रहा है वो श्यानता कहलाती है। ठीक है, जो ये बल लग रहा है वो श्यान बल कहलाता है। श्यानता को कभी कभी आप आंतरिक घर्षण भी कह देते हैं, हाँ, इंटरनल फ्रिक्शन भी कह देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यह द्रव के परतों के बीच में कार्य करता है ना। द्रव के परतों के बीच ये द्रव की परत बना रखी है, ये इसलिए बना रखी है, अभी मैं पिक्चर समझाता हूँ आपको। द्रव की परतों के बीच कार्य करता है, इसलिए इंटरनल फ्रिक्शन कहलाता है। जिस प्रकार ठोसों में बीच घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है ना, वो पृष्ठ की स्पर्श रेखा में कार्य करता है। ये जैसे ठोस है तो यहाँ पे घर्षण बल लगेगा। जैसे कोई वस्तु चल रही है, आप चलते हो पार्ट पे, फर्श पे, तो आपको पीछे की ओर जो लगता है स्पर्श रेखी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो घर्षण बल होता है। तो ये यहाँ पे वो द्रव में भी कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार द्रव की परतों में भी घर्षण बल कार्य करता है। वो क्या है? श्यान बल है। परतों के बीच जो क्या करेगा? परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का क्या करेगा? हमेशा विरोध करेगा। तो द्रव की परतों के बीच आपेक्षिक गति को बनाए रखने के एक बाह्य बल आपको लगाना पड़ता है। इसलिए तो जब आप तैरते हैं तो वो आपको बल लगाना पड़ता है। क्यों? वो परतों के बीच मोशन बनाए रखने के लिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो वो जो आंतरिक घर्षण के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि जब आप द्रव को चलाकर छोड़ देते हो तो वो स्वतः ही रुक जाता है। ठीक है, अब विभिन्न प्रत्येक द्रव की श्यानता एक ही हो जरूरी नहीं है। जैसे आप, क्योंकि हर एक का आंतरिक घर्षण अलग अलग होता है ना, कि जैसे आप अगर ये देखते हैं, एल्कोहल को चलाकर रोक दो, देर तक चलाते रहो, इसकी श्यानता कम होगी। जबकि शहद और ग्लिसरीन ऐसे हैं, शहद, ग्लिसरीन, कोलतार, मैं आपको बताता हूँ, एल्कोहल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, आपने क्या चलाया? एल्कोहल को चलाया और पानी को चलाया। इसको चला के थोड़ी देर बाद रखा तो ये रुक गई, जल्दी रुक गई। ठीक है, इसमें इंटरनल फ्रिक्शन जल्दी से उसको रोक दे रहा है, वो लग रहा है। और लेकिन सॉरी, ये जल्दी नहीं रुकेंगी, ये जब आप रुकेंगे जल्दी नहीं रुकेंगे। जबकि शहद को आप चलाओगे ना, तुरंत रुक जाएगा वो। इसका मतलब इसमें इंटरनल फ्रिक्शन जो लग रहा है, श्यान बल ज़्यादा है। कौन किस में? शहद में हो गया। ये जो श्यान बल की मैं बात करता हूँ तो शहद हो गया, ठीक है, और ग्लिसरीन हो गया। क्या हो गया? शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन गलत लिख दिया मैंने, ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, कोलतार हो गया, कोलतार हो गया। तो ये क्या है? इनको आप घुमाओगे तो ये क्या होता है? शीघ्र ही रुक जाते हैं। इसका मतलब इनकी श्यानता जो है अधिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की श्यानता अधिक होगी या शहद की? शहद की। क्यों? क्योंकि शहद को घुमाओगे जल्दी रुक जाएगा, उसमें जो लगने वाला अपोज करने वाला बल है ना, वही श्यानता है, वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए अब मैं इसमें एक चीज़ आती है सर, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है इसका। वो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है इसका, वो समझाता हूँ। वेग प्रवणता, इसको क्या कहते हैं आप? वेग प्रवणता तथा श्यानता गुणांक क्या है? वेग प्रवणता की अगर हम बात करें ना, जब भी कोई द्रव आपका द्रव अगर आप कहें किसी स्थिर क्षैतिज पृष्ठ पर प्रवाहित होगा तो पृष्ठ में संपर्क होने वाली जो परत हैं उनका जो वेग होता है न्यूनतम होता है। और स्थिर पृष्ठ से आप जैसे दूर जाओगे वहाँ वेग बढ़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्थिर पृष्ठ मतलब जो स्थिर होगी, जो सबसे ऊपर होगी, उसमें अलग चीज़ होगी। और दूर जाओगे तो क्या होगा? उसका परतों का वेग बढ़ता जाएगा, है ना। परतों में वेग बढ़ता जाएगा। ये बना रखा है, जैसे देखो, दो कंजुगेटिव परत आप ले लो,
जिनमें वेलोसिटी एक में v है, एक में v प्लस dv है, इनके बीच की डिस्टेंस को डेल्टा जेड से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो बहते द्रव की परतों के बीच जो प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत प्रति एकांक, अभिलंबवत ये है ना, प्रति एकांक दूरी के लिए जो वेग परिवर्तन की दर है ना, वही आपकी वेग प्रवणता कहलाती है। तो सर वेग प्रवणता होती क्या है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है बताता हूँ। वेग प्रवणता की अगर मैं बात करता हूँ ना सर, तो वेग प्रवणता जो होती है वो होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। वेग प्रवणता क्या होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, इसको क्या कहते हैं आप, वेग प्रवणता कहते हैं। इसकी डायमेंशन पूछता है एक्चुअली, वेग की क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है, जेड मीटर एल है, ये जेड क्या है, हमने कहा मान लेते हैं कोई द्रव एक्स एक्सिस दिशा में बह रहा है, ये पिक्चर इसलिए बना रखा है, एक्स एक्सिस में बह रहा है, किसकी, प्रवाह के लंबवत दिशा जेड, प्रवाह की जो लंबवत दिशा होगी वो जेड डायरेक्शन होगी, ये जो जेड बना रखा है, क्योंकि दो परत आप बनाओगे तो एक परत ये है, एक परत ये है, इनके बीच की डिस्टेंस तभी तो डेल्टा जेड ले रखी, जेड क्या है, प्रवाह के लंबवत हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास दो परतें आपने ली, एक परत ले ली ये सी डी, एक ले ली ई एफ, तो जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड आता है ना, हमने क्या कहा, कोई बहता हुआ द्रव है, परतों के बीच प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत प्रति एकांक दूरी के लिए जो वेग परिवर्तन है उसी को वेग प्रवणता कह रहा हूँ। प्रति एकांक दूरी वर्ड समझिए आप, तो वेग प्रवणता ये होगी। तो इसकी डायमेंशन जब पूछी गई तो वो वेग प्रवणता की डायमेंशन t-1 आई। मेन चीज़ आपको ये समझना है। तो जो ये एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जो श्यानता का गुण है ना, ये परतों के बीच ही, जो परतों के बीच में ही लगता है, तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो श्यानता का गुण। यहीं से हम वेग प्रवणता की नई वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो वो बल लग रहा है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो जो आपकी परत है उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और वो जो बल लगता है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के। तो अगर एक कांस्टेंट को लगा देते हैं तो ये, क्योंकि ये बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसलिए माइनस लगा दिया गया, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के बराबर हो जाता है। अब सुनिएगा, अगर हम क्या रख दें, ये परत डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 हो जाए, ईटा एक नियतांक है, ये ईटा कोई श्यानता गुणांक कहते हैं सर। अब ध्यान दीजिए, अगर एरिया 1 हो जाए यूनिट, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड भी 1 हो जाए, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा अपने बाप, ईटा बराबर माइनस एफ के हो जाएगा। तो ये यूनिट हो जाने पे इसका मतलब द्रव का श्यानता गुणांक क्या है, श्यानता गुणांक ये निकला ना, ये गुणांक है, ये क्या है, उस बल के बराबर है, या स्पर्श रेखी आंतरिक घर्षण बलों के बराबर है। स्पर्श रेखी आंतरिक घर्षण क्यों, निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि उस द्रव को एकांक क्षेत्रफल, द्रव को क्या करता है, एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच कार्य करने में वो जो वेग प्रवणता है एकांक अगर हो जाए, तो जो बल लग रहा है अपोजिट, वो बल ही क्या कहलाएगा, आपका घर्षण बल कहलाएगा सर। ठीक है, वो बल को क्या कह दोगे आप, घर्षण बल कह दोगे। अब ये मेन चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, श्यानता गुणांक की बीमा पूछता है। वैसे मैं करा चुका हूँ पहले आपको, तो श्यानता गुणांक बीमा निकालने के लिए निगेटिव का कोई रोल है नहीं, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड बस लगा दो आप। एफ के बारे में आप जानते हो, एम एल स्क्वायर t-2 होता है, एफ बराबर एम ए लगा के निकाल लो अगर नहीं आता है, वैसे याद होगी, इतना तो याद होगा ही। ये एरिया मतलब एल स्क्वायर हो गया, और ये t-1 अभी मैंने आपको बताया था। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे सर, ये आएगी ml-1 t-1, ml-1 t-1, ये श्यानता गुणांक का बीमा है। और जो इस श्यानता गुणांक की, जो श्यानता गुणांक की अगर मैं मात्रक की बात करूं तो किलोग्राम मीटर -1 और सेकंड -1 इसकी बीमा होती है, या पाउजली होती है इसकी बीमा सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, पाउजली भी कहते हैं। अब ये एमकेएस में ही होती है, ये या पाउजली एमकेएस में है। हाँ, इसकी ये कहूँ या पाउजली कहूँ, पाउजली ऐसा लिखते हैं शायद इसको, पाउजली होती है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, ग्राम सेकंड -1 और सेंटीमीटर -1 और सेकंड -1, या पॉइज कह देते हैं उसको। एक पाउजली जो होती है 10 पॉइज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ठोस और द्रव के घर्षण में अंतर। ये द्रव का घर्षण ही तो है, ठोस के पृष्ठों में जो घर्षण बल है उसके आपेक्षिक वेग व संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर कभी नहीं करता है।
जो रिलेटिव मोशन है और वो जो एरिया पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यहाँ एरिया और ये जो संपर्क हो रहा है परतों का उस पर निर्भर करता है सर। ठीक है, तो ये जितना भी आपको समझ में आया ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये श्यानता गुणांक क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद स्टोक्स ने क्या किया था, इस श्यानता गुणांक को इसके लिए फोर्स दिया ना, मतलब ये जो श्यानता बल है उन्होंने कहा कि साहब ये जो बल होता है ना, लगने वाला जो बल है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है और ये बात करता है वो जो त्रिज्या है आर त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आर त्रिज्या मतलब जैसे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैसे निष्कर्ष निकाला होगा, एक छोटा सा एक गोलाकार वस्तु जल में डाली, एक गोलाकार वस्तु जो है एक छोटी गोलाकार वस्तु गोली मान लो आप, श्यान बल पर, तो गोली पर कार्य करने वाले श्यान बल की उन्होंने बात की। ये गोली पर अगर गोली की त्रिज्या आर है और श्यानता गुणांक ईटा है तो ये जो एफ है, एफ जो होता है किस किस पे निर्भर करता है, ये ईटा के प्रोपोर्शनल होता है, ये एफ जो है आर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो और यही एफ जो होता है गोली की चाल पर भी निर्भर करता है, वेलोसिटी पर। ये वी जो है गोली की चाल है। तो इससे उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। इसी को कहते हैं स्टोक्स का नियम। ठीक है, ये क्या किसके लिए यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा, समांग होमोजीनियस, समांग तरल में छोटी, होमोजीनियस लिक्विड में छोटी गोलाकार वस्तुओं में लगता है सर, छोटी गोलाकार वस्तुओं में ये बल लगता है आपका। ठीक है, मतलब इनके लिए ही लागू होगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस लिक्विड होना चाहिए पहली बात, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, और गोलाकार होना चाहिए, तब ये बल कार्य करेगा आपका। अब यहाँ से रिलेटेड एक वर्ड आता है सर, उसे कहते हैं हम सीमांत वेग। इस बात को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सीमांत वेग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको सीमांत वेग क्या है। मान लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक गोली को हमने लंबा सा एक वो लिया, जल जिसमें ज़्यादा है, यहाँ पे एक गोली की हमने बात करी। मान लेते हैं आर त्रिज्या है उस गोली की और वी आयतन है उसका, और रो जो है आपका घनत्व है। ठीक है, मान लेते हैं आर त्रिज्या वी आयतन रो घनत्व की ये गोली है, उसका आयतन ये गोली है। ठीक है, गोली में इतना सब कुछ है। उसके बाद उसको आपने उस जल में डाला जिसका घनत्व सिग्मा है और उस जल की श्यानता ईटा, श्यानता गुणांक ईटा है, और लंबा विस्तार है उस जल का। लंबा विस्तार मतलब ये बड़ा वाला है, ये इतना दूर लंबा विस्तार है उसका, उसमें आपने डाला। ठीक है, तो जैसी गोली को आप डालोगे तो सर उसमें 3 बल कार्य करते हैं। जो पहला बल उसमें कार्य करता है उसका वेट W बराबर mg, जो हवा में था वो नीचे ये होगा, और इस mg को हम v रो जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर होता है m अपॉन रो, तो m बराबर रो भी हो जाएगा ना, मास अपॉन डेंसिटी होता है ना वॉल्यूम बराबर, तो इतना आ जाएगा वो। और दूसरा हमने पढ़ा था इसका उत्प्लावन बल B, वो अभी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। B कितना होता है, जल का उत्प्लावन बल है और जल की डेंसिटी को हमने सिग्मा मान रखा है, तो वो उत्प्लावन बल इतना हो जाएगा। तो जो इसके प्रभावी भार होगा सर, अभी पढ़ाया था आपको, प्रभावी भार W डैश बराबर क्या हो जाता है, W माइनस B के बराबर हो जाता है। तो वो कितना हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखोगे तो इसमें से कॉमन B आएगा और अंदर रो माइनस सिग्मा होगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। ठीक है, इंटू जी, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रभावी भार हो जाएगा। और तीसरा जो बल इसमें कार्य करता है वही स्टोक्स का नियम, श्यान बल, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, आर वी, वी क्या है यहाँ पे, ये वी जो है गोली का वेग है, ध्यान दो, ये वी जो है गोली का वेग है सर, गोली का वेग है। अब समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब होगा क्या कि द्रव में गोली का प्रभावी भार नीचे की ओर कार्य करेगा, प्रभावी भार जो है नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इसका मतलब नीचे की ओर जैसे ही कार्य करेगा वो गोली नीचे की ओर एक्सेलरेटेड हो जाएगी, त्वरित हो जाएगी। जैसे ही नीचे की ओर त्वरित होगी, मान लेते हैं उसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक त्वरण a था, माना उसका प्रारंभिक त्वरण कितना था, a था। तो न्यूटन का नियम लगाया हमने, F बराबर ma, तो इनसे कंपेयर कराया तो सर वो a जो निकल के आता है ना, ध्यान दो, प्रारंभिक
त्वरण जो होता है उसका मैं फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी आता है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है। प्रारंभिक त्वरण, जब गोली को नीचे को फेंकोगे तो वो नीचे को भार के कारण त्वरित होगी, तो जो प्रारंभिक त्वरण होगा उसका इतना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक त्वरण क्या होगा, इतना होगा। यदि गोली का घनत्व, हम गोली का घनत्व रो द्रव के घनत्व सिग्मा से अगर अधिक हो, तो इसका मतलब रो जब सिग्मा से अधिक होगा तो रो सिग्मा से अधिक होने पे हो क्या जाएगा कि ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, तो जब गोली, ये तो आपकी गोली त्वरित होगी कह रहा हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो विरामावस्था में आ जाएगी। प्रारंभ में गोली द्रव में विरामावस्था में ही रखी थी आपने, प्रारंभ में तो आपने विरामावस्था में रखी थी ना, त्वरित तो तब हुई जब नीचे को जा रही थी। ठीक है, और नीचे की ओर किस त्वरण से त्वरित हुई, ध्यान से अब सुनो, यहीं से निकल के आएगा, नीचे की ओर किस त्वरण से त्वरित हुई वो गोली। प्रारंभ में गोली तो विरामावस्था में थी, तो जब प्रारंभ में गोली विरामावस्था में थी तो वो उसमें रखी, तो नीचे की ओर वो इस त्वरण से नीचे की ओर त्वरित हुई। ठीक है, नीचे की ओर त्वरित हुई, तो इससे उसमें वेग उत्पन्न हुआ त्वरण। तो वेग कहाँ को, जो वेग उत्पन्न हुआ, गोली का वेग बढ़ेगा, जैसे ही गोली का वेग बढ़ेगा तो जिसके कारण उसका श्यान बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वेग, क्योंकि श्यान बल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी, गोली के ऊपर कार्य करने वाला श्यान बल और जो उसका ये जो आभासी भार है, आभासी गोली के ऊपर कार्य करने वाला श्यान बल और जो प्रभावी भार है उसका, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर जब होंगे तो उसका गोली का त्वरण उस केस में शून्य हो जाएगा। तो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, जब गोली का त्वरण शून्य हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो उस समय गोली एक नियत वेग से अब आगे को चलने लगेगी। यही जो नियत वेग है ना, यही सीमांत वेग कहलाता है सर। जब गोली का आभासी भार गोली के त्वरण के, गोली का आभासी भार वो श्यान बल के बराबर हो जाता है, तो उस केस में उसका त्वरण शून्य हो जाता है। ये बात को सुनो, जब उसका त्वरण शून्य हो जाता है तो गोली एक नियत वेग से चलने लगती है, तो वही नियत वेग आपका सीमांत वेग कहलाता है। और वो सीमांत वेग की जो वैल्यू होती है ना सर, वो ये होती है, देखो सीमांत वेग की वैल्यू होती है, याद रखना है आपको, Vt बराबर 2/9 रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा आर स्क्वायर। इसीलिए इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया ये, अगर मैं सीधे बता देता सिग्मा क्या है रो क्या है आपको पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए बताया। ठीक है, यही गोली सीमांत वेग का, ये गोली के सीमांत वेग का क्या है, शून्य सूत्र है आपका। ठीक है, शांत द्रव में गिरती हुई कोई गोली सीमांत वेग से आर त्रिज्या, गोली का घनत्व रो, और गोली का घनत्व क्या था, रो, और जल का घनत्व सिग्मा, और श्यानता ईटा पर निर्भर करती है। अब इसमें इसके बीच में एक ग्राफ बनाया गया, देखिए किन किन के बीच में ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसके बीच में, देखें ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें, ये ग्राफ हमें बताता है, ये जो ग्राफ बता रहा है ऊपर, ये देखो ये गोली का वेग है, ये समय है, समय बढ़ने के साथ एक समय तक क्या आएगा, ये Vt जो है सीमांत वेग ही है, इसे सीमांत वेग कहते हैं। अब इसके बाद कांस्टेंट से चलने लगेगी, पहले ये तेजी से चल रही थी, त्वरित हुई, गोली त्वरित हुई, तो जब एक समय ऐसा आया, जब गोली त्वरित हुई तो नीचे एक समय ऐसा आया जो उसका जो आभासी बल जो उस पर लग रहा था और श्यान बल दोनों बराबर हो गए, उससे त्वरण उसका शून्य हो गया। त्वरण जैसे ही शून्य हुआ तो उसको एक नियत वेग से चलना पड़ गया, तो वो जो नियत वेग था ना सर, वही क्या कहलाता है आपका, ये सीमांत वेग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बादल का बनना, मैं उसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। बादल का बनना हो गया, वर्षा की बूंदों की चाल होगी, पैराशूट की सहायता से नीचे गिरना हो गया, और मिल्कन का जो एक्सपेरिमेंट था आपने पढ़ा होगा आवेश ज्ञात करने के लिए मिल्कन का, तो वो एक्सपेरिमेंट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ से एक कंक्लूजन ये मिला, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वेग है, जो ये वेग आपने निकाला था, इसका ये क्या था, एक सीमांत वेग जो था, ये जो सीमांत वेग है Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। देखो आर क्या है, त्रिज्या थी गोली की, आर क्या थी, गोली की त्रिज्या थी। ठीक है, तो अब सुनिएगा सर, अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, उसे कहते हैं रिनॉल्ड नंबर। रिनॉल्ड संख्या क्या चीज़ है, ठीक है, जब किसी, आप क्या करते हो, जब किसी नली, जब कोई भी नली होगी या पाइप होगी, उसमें द्रव बहता है, तो द्रव होता क्या है, प्रवाह दर अधिक होने पर वो धारा रेखी प्रवाह, में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रवाह की दर अधिक होगी तो प्रवाह धारा रेखी न होकर टर्बुलेंट हो जाता है। कैसा होता है, विक्षुब्ध हो जाता है। टर्बुलेंट को विक्षुब्ध कहते हैं, मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है, विक्षुब्ध हो जाता है। तो हुआ क्या, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए प्रवाह विक्षुब्ध होगा या नहीं है, रेनॉल्ड ने एक संख्या दी, मतलब एक नंबर दिया जिसको रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। उस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है रो वी डी अपॉन ईटा, इसके बराबर होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। रो जहाँ पे क्या है, द्रव का घनत्व है, यहाँ पे रो द्रव का घनत्व है, द्रव का। जब ऊपर मैं निकाल रहा था तो रो जो था गोली का घनत्व था, सिग्मा द्रव का घनत्व था। रो द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है सर। रो क्या है, द्रव का घनत्व है, ध्यान दीजिएगा। और वी क्या है, प्रवाह वेग है, प्रवाह वेग। ठीक है, वी क्या है आपका, प्रवाह वेग है वी प्रवाह वेग है। और डी एक चीज़ वर्ड इसमें यूज हो रहा है, जो नली की बात कर रहा हूँ, जिस नली में जल भरा हुआ है, नली का व्यास है सर, नली का व्यास क्या है, डी है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें बताई। रेनॉल्ड नंबर जो होता है, आर ई का मान अगर 2000 से कम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2000 से कम है तो नली में जो प्रवाह रहेगा वो धारा रेखीय रहेगा, धारा रेखीय रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अगर वो रेनॉल्ड नंबर की संख्या 2000 से अधिक हो गई सर, तो प्रवाह विक्षुब्ध हो जाएगा। तब वो प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रवाह जो हो जाएगा विक्षुब्ध या टर्बुलेंट हो जाएगा। दो ही टाइप का प्रवाह होता है, बताया था मैंने आपको। विक्षुब्ध हो जाएगा सर, कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। इसी रेनॉल्ड नंबर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, रेनॉल्ड नंबर को हम इस तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको। जब आप रेनॉल्ड नंबर को लिखना चाहेंगे सर, तो इसी रेनॉल्ड नंबर को ध्यान से सुनिएगा। हम रेनॉल्ड नंबर को क्या ऐसा लिख दें, आर ई बराबर रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा था, तो हमने क्या किया, इसको रो वी स्क्वायर अपॉन ईटा वी अपॉन डी कर दिया। ऐसा करके क्या हुआ, वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिला मुझे, रो ए वी स्क्वायर अपॉन ईटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ईटा ए वी अपॉन डी। क्या किया, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें जो ये कहलाता है ना, रो ए वी स्क्वायर जो कहलाता है सर, इसे कहते हैं, ये प्रति सेकंड जो संवेग है, संवेग है। ठीक है, वो जो द्रव है ना, द्रव का प्रति सेकंड संवेग है। और जो ये आपका ईटा ए वी अपॉन डी है ना सर, इसको कहते हैं जड़त्वीय बल। ठीक है, सॉरी, इसको जड़त्व बल कह सकते हैं। रो ए वी स्क्वायर को जड़त्व बल भी कहते हैं, जबकि इसे क्या कहते हैं आप, श्यान बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो आर ई को एग्जाम में कभी पूछ भी सकता है, ये जड़त्वीय बल क्या है, जड़त्वीय, ये जो बल है जड़त्वीय बल और श्यान बल का इन दोनों का रेशियो है। तो ये भी बल, तो ये कैसी राशि है, एक बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। वो पूछता है रेनॉल्ड नंबर कैसी राशि है, तो आप क्या कह देंगे, वो क्या है, एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो अब आते हैं हम बर्नौली की इक्वेशन में। बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड मैंने लिए भी हैं, वो एग्जाम में आए हैं। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, ये पहली बात तो ये ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है किस पे काम करती है, ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करती है। कौन, ऊर्जा संरक्षित होती है ना इसमें। यदि कोई आदर्श द्रव किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, असंपीड्य हो और अश्यान हो, किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ये देखो, किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जाएं जो होती हैं, कुल ऊर्जा मैंने आपको बताया था, दाब ऊर्जा होती है 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर। दूसरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा, पहली ये गतिज ऊर्जा, ये दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। और आपके पास तीसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, रो जी एच। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को आप बर्नौली प्रमेय कह देते हैं सर। इसकी जो वैल्यू आती है, क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ये बर्नौली प्रमेय है। कोई द्रव अगर धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, नियतांक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पास ये निकल के आया ना, अगर हम दाब ऊर्जा प्लस रो जी एच को एक साथ लिख देते हैं ना, तो इसको कह देते हैं हम स्टैटिक प्रेशर, स्थैतिक दाब कह देते हैं, स्थैतिक दाब कह देते हैं, स्थैतिक
दाब कह देते हैं सर, इसको क्या कह देते हैं, स्टैटिक प्रेशर कह देते हैं। और 1/2 रो वी स्क्वायर जो है ये गतिक दाब कहलाता है, गतिक दाब कहलाता है। तो ये इनका एक इक्वेशन ये भी हो गया कि स्थैतिक दाब और गतिक दाब जो होगा कांस्टेंट होगा। अब यही केस में यदि हमारे पास H1 और H2 बराबर हो जाएगा तो ये फिर नए तरीके से भी ये रूल निकल आता है। H1 और H2 जब बराबर हो गए, हमने कहा कि जो क्षैतिज नली है उसमें H1 H2 बराबर हो जाएं। H1 H2 क्या है, वो हाइट देखो, नली अगर क्षैतिज होगी तो H1 और H2 बराबर हो जाएंगे। तो H1 और H2 बराबर हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला जो बन जाता है उस केस में सर P + 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर नियतांक हो जाता है, नियतांक ऐसा भी बन जाता है। तो इसका मतलब बर्नौली थ्योरम जो है ये भी है, बर्नौली थ्योरम ये भी है, ये बर्नौली थ्योरम की बात होती है। अब इसमें ये जो तीन चीज़ें निकल के आती हैं ना, इनके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। इनको प्रेशर हेड किसे कहते हैं और आपके पास और चीज़ें क्या हैं, मैं 1 मिनट आपको इनको समझाता हूँ, सुनिएगा बात को। 1 मिनट आपको बताते हैं क्या। ये जो हैं आपके पास जी, ये आपने बर्नौली का प्रमेय क्या लिखा था, क्या होता था, P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो होता है सर वो कांस्टेंट के बराबर होता है, यही तो पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें, रो जी से भाग देते हैं तो हम पाते हैं P/ρg होगा, प्लस ये ऊपर P है नीचे रो है, ध्यान दीजिएगा, V² ये 2g होगा, प्लस ये h बचेगा केवल, बराबर एक नया नियतांक आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन रो जी, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा फिर ना, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये जो कहलाती है आपकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊंचाई के पदों में ये फॉर्मूला बन गया। तो ये जो कहलाता है ना सर, इसको दाब शीर्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दाब शीर्ष, दाब शीर्ष। ये पूछता है ना, दाब शीर्ष, प्रेशर हेड कह देते हैं, दाब शीर्ष। और ये जो कहलाता है आपका, ये वेग शीर्ष कहलाता है, वेग शीर्ष कहलाता है, ये वेग शीर्ष कहलाता है। और इसे कहते हैं हम गुरुत्वीय शीर्ष, एच को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं सर, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। तो इन तीनों का योग जो होगा, संपूर्ण योग, वो टोटल हेड कहलाता है। ये क्या है आपका, ये इसे क्या कह रहे हैं, प्रेशर हेड, और ये क्या है, वेलोसिटी हेड, और वो है ग्रेविटेशनल हेड। तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल हेड कहलाता है, टोटल हेड कहलाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास ये निकल के आया। आदर्श द्रव में धारा रेखी प्रवाह में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, यहाँ से ये भी कह हुआ किसी आदर्श द्रव के लिए धारा रेखी प्रवाह में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग हमेशा नियत रहता है, ऐसा भी पूछ सकता है। ये क्या है आपके पास, ये क्या था आपका, बर्नौली की इक्वेशन थी। तो आपको मैं जरा जितनी भी थ्योरी समझा पाया उस थ्योरी पे बेस्ड, अब मैं वो क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड है। इसमें एक टॉपिक और है टेरेसोली प्रमेय, उसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसको, देखिए। जैसे अब क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अगर जरा सा भी थ्योरी सुनी भी आपने है तो सुनिएगा। क्या कह रहा है, कंसीडर द विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी बेस्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। यह विस्कोसिटी मोमेंटम का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। विस्कोसिटी जो है सर आपका प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्ट बेस्ड ही तो है प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज इतना। सर इतना तो नहीं पढ़ा था हमने, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, F/A इंटू ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z पढ़ा था ना, ये पढ़ा था ना। ठीक है, F फोर्स है, A एरिया होता है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो ये तो गलत हो गया B। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, A तो सही है, B क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए। स्मॉल बॉल, एक शीशे की गेंद किसी शांत द्रव में स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। गेंद का वेग, शीशे की गेंद है, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, तो गेंद का वेग कैसा होगा, कह रहा है। गेंद का वेग जो होगा वो पहले इंक्रीज करेगा सर्टेन वैल्यू तक,
फिर सब्सिक्वेंटली द बॉल कंटिन्यू टू फॉल विद दिस वेलोसिटी, एक निश्चित मान तक तो बढ़ता है, उसके बाद वो इसी वेग से गिरती रहती है। उसी को तो अभी हमने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, वो सीमांत वेग पढ़ा था ना, ठीक है। तो यही होगा इसका, पहले इंक्रीज करता है, एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, शीशे की गेंद को नीचे डालोगे तो प्रारंभ में तो स्थिर अवस्था में होगी, जब नीचे को जाएगी तो ये पहले तल में तो एक एक्सीलरेशन होता है, उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू भी बताई थी, उस एक्सीलरेशन से आपका एक्सीलरेटेड होता है वो नीचे को। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका श्यान बल और जो डब्ल्यू डैश होता है बराबर हो जाते हैं, तो एक्सीलरेशन तुरंत 0 हो जाता है, ठीक है। फिर एक निश्चित वेलोसिटी से वो चलने लगती है, ठीक है, उसी को सीमांत वेग हमने कहा था सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए, एक ठोस गोला वायु में 25 मीटर पर सेकंड के सीमांत वेग से गिरता है, ठीक है, सीमांत वेग से गिरता है और वायु का श्यानता गुणांक ईटा है। यदि गोले को निर्वात में गिराया जाए तो सीमांत वेग क्या होगा? सर ध्यान दीजिएगा, ये सारा जो है आपका सीमांत वेग होने के लिए घर्षण आवश्यक है, घर्षण तो निर्वात में होता ही नहीं है ना, तो इसमें कोई नहीं होगा, क्वेश्चन उसने घुमा के दे दिया, ठीक है। तो क्योंकि घर्षण आवश्यक है, निर्वात में घर्षण तो होता ही नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन है, देखो, ये अगर आप श्यान बल को समझें तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। श्यान बल अभी हमने पढ़ाया था आपको, तो वो श्यान बल में आपके पास उसमें एक वेलोसिटी आती थी, उसको आपने क्या कहा था? सीमांत वेग कहा था। सीमांत वेग को टर्मिनल वेलोसिटी कहा था। टर्मिनल वेलोसिटी को आपने वीटी से डिनोट किया था, 2/9 वो पढ़ा था आपने, रो माइनस सिग्मा। रो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ये मैं आपको बताया था, अपॉन ईटा इंटू r² g। तो यहाँ से आपको पता चला कि वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक श्यान बल तरल में एक ही पदार्थ के बने दो गोलों की जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतनी हैं गिराए जाते हैं, तो ये जो चरम में वेगों का क्रमिक अनुपात क्या होगा जब वो चरम में होंगे? टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो सर आप खुद ही बनाओ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो v1/v2 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो इसका मतलब 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.02 का स्क्वायर। आप इसको ऐसा करो 1/100 कर दो, ठीक है, और उसको भी कर दो, वो भाग होगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो वो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको भी समझते हैं हम। ये कहता है द डायमीटर ऑफ बॉल, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना, डायमीटर ऑफ बॉल, ये अलग क्वेश्चन है क्या? डायमीटर ऑफ बॉल, अच्छा, कि गेंद ए की व्यास किसी दूसरी गेंद बी के व्यास का आधा है, तो वही क्वेश्चन तो वही है। तो क्या कह रहा है, इनके सीमांत वेगों का अनुपात निकालना। सर आपको एक ही फॉर्मूले से हमने सारी चीज़ें बता दी, r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर वही चीज़ देखो, v1/v2 करोगे तो क्या आएगा? r1/r2 का स्क्वायर आएगा सर। तो पहले को आपने r माना, दूसरे को क्या माना? 2r मान लिया, ठीक है। इसका हाफ ये है ना, वो यही तो कह रहा है, गेंद ए का व्यास जो है दूसरी गेंद के व्यास का आधा है। दूसरी गेंद का व्यास अगर आधा है तो रेडियस भी तो आधा ही होगा। ये 2r रेडियस है, उसका r हो जाएगा, फिर इनका रेशियो निकाल लो, 1:4 ही आएगा, ये 1:4 का आ जाएगा इसमें भी। देखो ऊपर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दिया और नीचे कुछ दूसरे तरीके से इसने दे दिया। अगला क्वेश्चन, ये पाउजली का नियम है सर। जो पाउजली का नियम होता है ना, वो मैंने बताया नहीं था आपको, फिर भी समझा देता हूँ। जो पाउजली का नियम होता है, किसी नली में प्रति सेकंड जो द्रव गुजर रहा है ना, तो वो कहते हैं कि प्रति सेकंड जो द्रव गुजरता है वो द्रव की जो मात्रा होती है उस मात्रा को Q कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव की मात्रा Q। वो Q जो होता है ना, वो होता है दाबांतर के प्रोपोर्शनल। पहली बात, P1 माइनस P2 के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, वो जो आपका नली की जो त्रिज्या होती है ना, उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, वही जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है श्यानता गुणांक के। और जो वही जो ये क्या है, द्रव की मात्रा होती है, वो क्या होता है, नली की जो लंबाई है ना, उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनमें से अगर हम इसको
प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो r की पावर 4 इंटू दाबांतर P1 माइनस P2 अपॉन दो चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ईटा इंटू एल। तो अब आप यहाँ से जब इसके प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी पाई अपॉन 8, क्यू की वैल्यू पाई अपॉन 8, बाकी ये चीज़ आ जाएगी पाई अपॉन 8 आर स्क्वायर नहीं आर की पावर 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर हम इसमें ज़रा और आगे बढ़ें तो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर हेड क्यू। प्रेशर हेड क्या होता है अभी बताता हमने, ठीक है। डायमीटर ऑफ ट्यूब इज रिड्यूस हाफ ऑफ, एक द्रव जो है आपका परखनली ट्यूब में एक स्थिर दाब से स्थिर दाब की प्रवाह दर क्या है, क्यू है। यदि इस नली का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाता है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो तब क्या, अभी तो बताया पाउजली का नियम Q इज इक्वल टू कितना होता है सर, पाई प्रेशर हेड P1 माइनस P2 और की इंटू R टू दी पावर 4 अपॉन कितना 8 ईटा, क्या पढ़ा था हमने 8 ईटा, क्या था वो 8 ईटा L, ये तो था। तो वो कह रहा है पहले केस में क्या कर दो, कह रहा है लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और साथ में त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, लंबाई व्यास घटाकर आधा, तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी फिर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई, उसको पी लिख देता हूँ मैं, पाई पी आर अपॉन 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 8 ईटा इंटू एल की वैल्यू कितनी कर दी जाए, कहता है वो 2 ना, इंटू 2 कर दो आप, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी एक्स्ट्रा टर्म इसमें 1/32 आ जाएगा ना, 2 की पावर 4 ये होगी, 1 ही होगी, तो कितना हो जाएगा, जो पहले Q था उसका अपॉन 32 हो जाएगा, तो Q अपॉन 32 आ जाएगा सर, ये आंसर आ जाएगा इसका, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है फ्रॉम द among फॉलोइंग कर्व वन शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेरिएशन दिखा रहा है किस किस का, जो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t ऑफ स्मॉल साइज स्फेरिकल बॉडी, कोई स्मॉल साइज की बॉल आपने कहाँ पे वर्टिकली लॉन्ग कॉलम विस्कस लिक्विड में आपने फेंकी है ना, तो क्या वेरिएशन होगा करके आपको दिखाना है। तो वेरिएशन अभी तो पढ़ाया था, उसका वेरिएशन ये होगा, ये वाला हो सकता है इसमें, ठीक है ना। सीमांत वेग के लिए हमने किस किस के बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ये बनाया था ना, यही तो आ रहा था वो, ठीक है ना। देखो यही था शायद, टाइम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ, वो हमने डिस्कस किया तो था, या टाइम वेलोसिटी के ग्राफ को डिस्कस नहीं किया था क्या हमने, ये बन रहा है ना, देखो ये त्वरित होती है तो यही तो है वो, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, ऐसे ही बनेगा वो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सर, इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये एक्चुअली टेरेसोली प्रमेय का है, इसको बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है। टेरेसोली प्रमेय, आपको टेरेसोली थ्योरम नहीं करा रखी है तो वो थ्योरम समझाऊंगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन उसका है, ठीक है। अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा वो टॉपिक अलग से समझा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 बॉल इतना, देन देयर टर्मिनल वेलोसिटी। सर ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन तो किए थे। किन का रेशियो दे रखा है हमको, तो आप जानते हैं VT जो होता है V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, तो V1 अपॉन V2 निकाल दो, क्या रेशियो आएगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर आएगा, तो उनका अनुपात उसने 2/1 का अनुपात, जरा क्वेश्चन को बदल दिया है तो 4:1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1। ऊपर कुछ और दिया था क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ और दे दिया गया है, तो ये अंतर आ गया, ठीक है। अब ये जो ये रिलेशन अलग है, हाँ ये किस किस के बीच में है, वो टेम्परेचर और वेलोसिटी के बीच में था सर। ये क्या है, श्यानता गुणांक और टेम्परेचर के बीच में है, तो श्यानता गुणांक और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप आती है वो ये आती है इसकी, ठीक है। ताप बढ़ने पर श्यानता गुणांक जो है घटता है, ताप बढ़ रहा है तो श्यानता गुणांक जो होगा घटेगा, ठीक है, श्यानता गुणांक जो होगा घटेगा, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा दिखा रहा है, ये सी वाला ग्राफ इसको
दिखा रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, बर्नौली का सिद्धांत बताइए। उसके अंदर 3 प्रेशर, ऊर्जा, दाब ऊर्जा और ये जो एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसको बताता है। नियतांक, इनकी वैल्यू नियतांक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ सर, बी ऑप्शन। अगला, बर्नौली थ्योरम जो होती है बेस्ड होता है, अभी मैंने बताया सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कि बर्नौली थ्योरम जो होता है ना सर, ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बर्नौली का जो नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है सर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं इसमें, तो देखते हैं, नहीं तो ये बहुत करा दिया इसमें यार। एक और भी है, द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना विच कॉज विस्कोसिटी इन मीडियम। वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो विस्कोसिटी का कारण बनता है मीडियम में, वो क्या होता है सर, किसका, मोमेंटम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है विस्कोसिटी में। अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन, किसका, मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी टेरेसोली प्रमेय पे आधारित है, ये वाला √2 बराबर √2GH होता है ना, तो ये टेरेसोली प्रमेय जब पढ़ाऊंगा तब जाके आपको इसको समझाऊंगा सर। ठीक है, तो बाकी तो हो ही गए हैं इसमें क्वेश्चन। अगर कुछ और हैं तो देख लेते हैं, और मिलते जा रहे हैं यार ये तो क्वेश्चन। इसको देखो तो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल, क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप इतना, द वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर, वेलोसिटी हेड दे रखा है, तो इसको तो सीधा आप लगा दो सर, v² बराबर u² + 2gh से। ठीक है, कह रहा है ना क्षैतिज पाइप में पानी इस तरीके से बह रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी, तो v² बराबर क्या होगा, 2gh। ठीक है, तो h बराबर निकालना है हमें, h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, v²/2g। ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो 1/2 × v दे रखा है इसने, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अपॉन ये 10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25। तो अपने आप ही आ गया 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अरे क्या क्या निकालना है ये, h, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, 1.25 मीटर, हाइट इतनी आएगी ना। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन थे यार, तो इनको आप देखिए, एक बार सुन लीजिए, अगर आपको समझ आते हैं तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो फ्लूइड टॉपिक मैंने करा दिया, जितने भी टॉपिक इसमें हो सकते थे सारे टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ। फ्लूइड के अंदर के सारे टॉपिक मैंने बता दिए, अब आप इनको पढ़ सकते हैं सर।